गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ आप सभी का एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो इम्तियाज अहमद के द्वारा रचित है, जिसके कुछ प्रश्न किए थे। आज जो चैप्टर 1 के बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, आज उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस पेंडेमिक के सिचुएशन में आप सभी मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी। नमस्कार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिहार का इतिहास। आज इसको हम लोग जो बचे प्रश्न हैं उनको खत्म करेंगे, ठीक है। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, तो ये थे कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया? तो ये किया था कुमारगुप्त तृतीय ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो ये जीता था दामोदर गुप्त ने। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो ये बनाया था माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया? तो इसका अंत किया था आदित्य सेन ने, जो सबसे क्या था, मगध शासक के गुप्त शासकों में सबसे अंतिम जो शासक था वो कौन था? आदित्य सेन। आइए इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। बात है अगले प्रश्न पे। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये किया था आदित्य सेन ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये कौन था? जीवगुप्त द्वितीय। विश्लेषण पढ़ते हैं। कन्नौज के शासक ने जीवगुप्त द्वितीय की हत्या कर वंश का अंत कर दिया। तो जीवगुप्त द्वितीय ने किस वंश का अंत किया? तो कन्नौज के शासक जीवगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश के अंतिम शासक का कौन थे? आदित्य सेन। उनका अंत कर दिया। मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो ये कहा गया है कृष्णगुप्त को, क्योंकि ये हर समय क्या होते थे? विद्वानों से घिरे रहते थे। अब मगध के परिवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियां, ठीक है। हर्षगुप्त जो थे उनको कहा गया था क्या? वीर योद्धा। हर्षगुप्त को क्या कहा गया था? वीर योद्धा। कुमारगुप्त को क्या कहा गया? राजाओं में सिरमौर, है ना। जीवगुप्त को कहा गया महाराजा धीराज, है ना। और आदित्य सेन को कहा गया परम भट्टाक महाराजा धीराज। तो इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक के बारे में यह कहा गया है कि उसने समुद्र तट हिमालय के शत्रुओं को जीता था? समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता, तो ये जीता था जीवगुप्त ने। आते हैं अगले प्रश्न पे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन ली भारत की यात्रा पर आया था? तो ये आदित्य सेन की शासनकाल में आया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? ऑप्शन बी, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन, ठीक है। अब पढ़ते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार, ठीक है।
चीनी यात्री इत्सिंग, हमने पहले भी पढ़ा था इत्सिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इत्सिंग ने नालंदा की जो महाविद्यालय थी वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो चीनी यात्री इत्सिंग जो थे वो बिहार का भ्रमण किए, कब किए थे? तो ये लगभग 673 ईसा पूर्व। आइए विश्लेषण पढ़ते हैं। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया और यहाँ विश्लेषण में भी दे रखा है। बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये था नालंदा, हर्षवर्धन के। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो हेनसांग थे उन्होंने किस विद्यालय में? तो उन्होंने भी नालंदा में अपना अध्ययन पूरा किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस किस चीनी यात्रियों ने अपना अध्ययन पूरा किया? इत्सिंग ने, हेनसांग ने। ठीक है, हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक है, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा 635 ईस्वी में की थी। ठीक है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था कौन? शशांक। शशांक जो था वो बंगाल का शासक था और जो क्रूर और धर्मार्थ था। ठीक है, अब पढ़ते हैं पालकालीन बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर कहाँ है? उदंतपुर है बिहार में। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 60 और 62 2017 में ये सवाल आ चुका है। आते हैं अगले सवाल पे। पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक था कौन थे? तो ये थे धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है? तो यह है भागलपुर में। यह भागलपुर के पाथर घाट में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो ये था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो पाल शासकों द्वारा महायान को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। अगले सवाल पे आते हैं। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ये करवाया था देवपाल ने। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिए थे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? तो ये दिया था धर्मपाल ने। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो ये करवाई थी गोपाल ने। अब आते हैं अगले सवाल पे। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो ये हुआ था पालगुप्त। ठीक है, अब है बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? तो ये थी धीमन और विठपाल की देन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नालंदा के निवासी। धीमन का पुत्र था विठपाल। बोल रहा है कि पाल कालीन कांस्य
प्रतिमाएं सांचे में ढली, इसका साक्ष्य मिलता है। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? नालंदा एवं कुरुकिहार, गया से। तो कुरुकिहार कहाँ है? गया में है। आते हैं अगले सवाल पे। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे। तो ये थे धर्मपाल और देवपाल के समकालीन। आते हैं अगले सवाल पे। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परिमित और पंचरच किस युग के थे? तो ये थे पाल युग के। पालकालीन, अब आते हैं अगले सवाल पे। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये नालंदा से प्राप्त होता है। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। तो ये पाटलिपुत्रा से अपना आदेश प्रसारित करते थे। कौन? पाल शासक। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। तो ये मगध को कहा जाता था। संभवतः अंग जो ये मगध को संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। ठीक है। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था नालंदा में। ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये जो है मिथिला के कर्नाट से। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था रामपाल के शासन में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था नंदन देव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरि सिंह। आते हैं अगले सवाल पे। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। तो ये हुआ था 1378 ईस्वी तक। आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो ये हुआ कर्नाट शासक के संबंध में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। तो ये आया था 1234 ईसा पूर्व में। ठीक है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन रहा? तो उस समय नरसिंह देव का शासन रहा था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। कौन है? बी और सी दोनों, धर्मस्वामिनी और मुल्ला तकिया। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, सॉरी डी। आते हैं अब अगले सवाल पे। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था। तो ये था कौन? राम सिंह देव। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो ये था हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल का मुख्य रूप से विकास हुआ था? तो ये वो था हरि सिंह देव का। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन बिहार, है ना। बिहार में तुर्कों का आगमन। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो ये थी बिहार शरीफ के अदंतपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया किसको? बिहार शरीफ को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये भी बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था इंद्रयुम्न पाल, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो यह था लक्ष्मण सेन। अब आते हैं, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो बिहार के सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमीन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ये ताजा फकीह। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का
पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकाते नासिर से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं सल्तनत कालीन बिहार। ठीक है, चलिए। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये हिसामुद्दीन ऐबज को। ठीक है, निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये मुयारिज खां प्रांतपति नहीं रहे थे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये हुआ था तुगलक काल में। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये कर दिया था दरभंगा, जिसको तिरहुत भी कहते हैं। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये बिहार शरीफ थी, जो बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी और अतः इन्होंने इसे बिहार का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो ये तुगलकों के काल में पड़ा था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में क्या था? एक था। ठीक है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक कया का मकबरा है, कहाँ है? तो ये बिहार शरीफ में है। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक की फारसी अभिलेख से मिलता है बिहार शरीफ में। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस तुगलक के द्वारा, सुल्तान के द्वारा किया गया? तो ये किया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 14वीं सदी में वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति अपने काव्य की रचना की? तो यह की शिव सिंह के काल में। ठीक है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं तबकाते नासिर में। ठीक है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ये किया दरिया खान नुहानी। ठीक है, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है तबकाते नासिर में। तो तबकाते नासिर क्या है? एक रचना है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया गया? ठीक है, तो ये लिया मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो ये दिए फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे, तो ये रहे थे मलिक बया और मुगल मोल्क। इसका सही आंसर क्या है? ए और बी। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? यह किया सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो ये मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो ये सलामी दीवारें अथवा बैटल वॉल्स हैं और लंबुतर गुबंद है। ठीक है, तो ऑप्शन सही सी इसका सही जवाब है।
मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो ये है मुखदुम यहिया। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं चेरो वंश और उज्जैनी वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो ये हुआ था खरवार का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस राजनीतिक जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो ये किया भार ने। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? कौन सा राज्य संगठित हुआ? तो ये चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो ये हुआ था तुगलक के साथ, सूर के साथ और मुगल के साथ। तो सही आंसर क्या है? डी। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो यह है उज्जैनियों राज्य से। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया किसने किया था? उज्जैनियों ने। ठीक है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद और सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी क्या की थी? सत्ता स्थापित की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आते हैं। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो ये की थी फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ उज्जैनियों शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम है देवराज था। वह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। तो ये रही थी ढावा भी रही, बीटा भी रही और बक्सर भी। तो इसका मतलब उपयुक्त सही। भोजपुर के उज्जैनी शासक में कौन नहीं थे? तो ये बाघमपाल। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित किससे हैं? शाहाबाद के चेर से। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णायक देन थी नुहानी काबिले। अब हम पढ़ रहे हैं बिहार में अफगान राज्य। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किस बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया? तो इसे किया गया दरिया खान नुहानी। ये दरिया खान नुहानी जो थे, हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह नुहानी। जैसा कि मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पे। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया? तो ये किया जलाल खां। यह मोहम्मद शाह नुहानी का कौन था? पुत्र था। चलिए अब सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी पढ़ते हैं। सूर वंश की स्थापना की थी किसने की थी? शेरशाह ने। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां को यह उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त था? तो ये था जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया था। किसको? शेर खां को। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध से में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सूरजगढ़ गढ़ा का युद्ध। ठीक है। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये किया था चौसा के युद्ध में और बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में। शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित के स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है ताकीदे दाऊदी। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो यह हुई कन्नौज और बिलग्राम युद्ध के बाद। चलिए
अब आते हैं अगले सवाल पे। सिरसा का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो ये था कहाँ? सासाराम में। बिहार का अंतिम अगवान शासक कौन था? तो ये था दाऊद खां कर्रानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थापित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी की रचना किसने की थी? अब्दुल्ला ने। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो ये किया गया था उपयुक्त सभी, है ना। उसने जब्त प्रणाली की भी शुरुआत की, सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया और रुपया का भी प्रचलन किया। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो इबादत खाने का निर्माण। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शेरशाह ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ शेरशाह सूरी का भी मकबरा है, हसन खां सूर का भी मकबरा है और इस्लाम शाह का, मतलब उपयुक्त सभी। शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो इसके एक झील के मध्य स्थित अष्टकोटि का आकार है इसका। ठीक है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है और जिस पर चारों ओर सीढ़ियां हैं, ये भी सही है। और इसकी छत एक क्या है? भव्य गुंबद के रूप में है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन था? तो ये था शेरशाह और इस्लाम शाह के समकालीन। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका था? इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडलें थी? तो उस समय टोटल प्रमंडलें कितने थी? 7। और अभी कितनी है? 9, है ना। ठीक है। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो ये हुआ था 5 लाख। चलिए अब पढ़ते हैं मुगल कालीन बिहार। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया? तो ये महमूद लोदी को। घाघरा की युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और महमूद लोदी के बीच। और ये कब हुआ? 6 मई 1929 को। जिसमें कौन पराजित हो गया? महमूद लोदी। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया? तो मुनीम खां को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो खान एक आजम मिर्जा अजीज कोका को। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगल के बीच लड़ाई का केंद्र बना? तो ये बना अकबर के शासक पे। अकबर के समय में कहाँ के कन्नौजी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? तो ये थे जगदीशपुर के। ये जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया किसने दिया था? कब मिला था? तो ये 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो ये बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो ये की थी हुमायूं ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो ये लिया था अकबर ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? ये ली थी शाहजहां ने। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो मुगल कालीन बिहार में भी 7 प्रमंडल थे। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मानसिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो राजा मानसिंह ने। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए?
सर्वाधिक विद्रोह कब हुए थे? अकबर के शासन में। बिहार के मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है, कौन सी है? तो यह है हाजीपुर की जामा मस्जिद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो ये हुआ था 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यालय कहाँ था? कार्यकाल क्या था? 1702 से 12 तक। औरंगजेब के शासन काल में बिहार में शासकों, सरकारों, प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? ये 8 हुई थी। ठीक है, औरंगजेब के शासन में एक प्रमंडल बढ़ गए थे। किस मुगल शासक के शासन काल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के शासन में। सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा? तो ये रहा था गुरु नानक का, गुरु अर्जुन देव का और गुरु गोविंद सिंह का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तु समाप्त हो गया? तो ये हुआ फर्रुखसियर में। ठीक है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो यह आया था जहांगीर के शासन में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया? तो ये आया अकबर के शासन में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत की प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? तो ये किया था राजकुमार परवंज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो ये बनाया औरंगजेब को। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो ये राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? तो ये फर्रुखसियर का हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो ये हुआ फर्रुखसियर का। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो ये हुआ बहादुर शाह प्रथम के। ठीक है। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोहलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, ये तो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर सुजात खां भी थे, सईद खां भी थे और मुकव्वर खां भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये होता था एशिया से भी, अफ्रीका से भी और यूरोप से भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो यह है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो ये ए और बी सही है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इसका अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। ठीक है। इसका निर्माण 1617 में हुआ था। किसका? शाह दौलत का मकबरा। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556 से 57 के मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया? तो ये महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ये कब मिलाया था? 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? ये माना गया 1733 में। बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शाहजादा थे, कौन थे? शाहजादा परवेज।
अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक बिहार, बंगाल का के नवाब और बिहार। ठीक है। नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी 1734 से 40। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। कब किया था? 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? तो ये की थी मीर कासिम ने। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई? तो ये हुई हैबत जंग की। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो ये अफगानों को पराजित किया। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो ये था राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये की थी सुजाउद्दीन। ठीक है। अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पटना के युद्ध में। बिहार में कहां अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया? तो ये किया था फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाबों को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये की थी जैनुद्दीन हैबत जंग की। 1748 में उसका वध किया गया। आइए पढ़ते हैं बिहार की यूरोपीय कंपनी। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? तो ये खोला था पटना सिटी नेपाली कोठी। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? 1734 में। बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो अनाज, सोरा और वस्त्र, ये तीनों तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अंग्रेजों को बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी? तो अनाज, सोरा और अफीम, तो उपयुक्त सही इसका सही आंसर है। किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण काल की चर्चा की है? तो यह की है जॉन मार्शल ने। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो यह आया था शाहजहां के शासन में। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी? तो ये थी भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। तो इसका सही आंसर है डी। पटना, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में स्थापित की थी। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। कौन आए थे? तो पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज, पटना में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चर्नाक कब बना था? तो ये बना था 1664 में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये 1632 में हुई। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो ये बताया तैवर्निये ने। यह कौन था? एक फ्रांसीसी यात्री था। किसी यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो ये बताया था मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। तो वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी अंग्रेजी फैक्ट्री। ठीक है। अब पढ़ेंगे अंग्रेज और बिहार, है ना। प्लासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना था मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। बिहार के ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये डाला था 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने।
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकतम प्रदान किसने किया? शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले लिया? क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक है। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ 1770 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज का भंडारण करने के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने करवाया के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टिन ने कराया था। ठीक है। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो ये बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया, ये भी सही है। 1866 में सारण जिले को 2 भाग में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाई में विभाजित किया गया। इसका मतलब सही आंसर है उपयुक्त सभी। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी क्या था? प्रसिद्ध था। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था। किसने किया था? तो राजा राम नारायण ने भी किया था, पहलवान सिंह ने भी किया था और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने भी किया था। तो इसका मतलब हो गया उपयुक्त सही। कामगार खां नरहट के जमींदार थे और पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के जमींदार थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित किया? तो ये किया मुंगेर में। बक्सर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो बंगाल का था और सिराजुद्दौला जो अवध का तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ये बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 में बिहार पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने लिया था? तो इकबाल अली खान ने लिया था और नारायण सिंह। मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया? तो ये किया एलिस ने। निम्नलिखित किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था सिताब राय ने। (1763) में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? नवाब मीर कासिम। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये CDPO 1998 में ये पर सवाल आ चुके हैं। ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये दी थी 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों का 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? नवाब मुनीरुद्दौला का। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई है जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब रॉय और सैल्यूम मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? 1766 में। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया राजबल्लभ को। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायाब दीवान बनाया था? तो राजा सिताब राय को। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? 1770 में।
और आज का जो लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो ये भेजा था सन जॉन सोर को। चलिए, आज तो हमारा बिहार एक परिचय का बिहार का इतिहास एवं संस्कृति चैप्टर 1 जो है वो समाप्त हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो मैं जल्द ही अपने YouTube चैनल SD क्लासेस पे अपलोड करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।